बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, जिसका नाम है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होती है? इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं बाहर के माहौल में आने वाले तब्दीलियों से बचने के लिए। मिसाल के तौर पर बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद होगा? कंट्रोल सिस्टम। तो ऑर्गेनिज्म की जो ये एबिलिटी है टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस को हम डिफाइन यूं करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला, the protection of internal environment of an organism from harms of fluctuations in external environment। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली तब्दीलियों से बचने के लिए। तो एनवायरनमेंट दो तरह के हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब होम्योस्टैसिस जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, या आप यूं कहें कि होम्योस्टैसिस इज अचीव्ड बाय 3 प्रोसेसेस: ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट कंटेंट्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Excretion is the removal of waste metabolites from the cells like urea, uric acid, even carbon dioxide. So it is the removal of waste metabolites. What are metabolites? Metabolites are the products formed by the metabolism within the cell. So excretion may include nitrogenous waste, it may include carbon dioxide, water, as in case of plants, but mainly removal of nitrogenous waste from the body is excretion. Thermoregulation, it is the maintenance of body temperature within certain range. अब इनके थ्रू अचीव होती है होम्योस्टैसिस। तो अभी मैंने आपसे बोला कि एनवायरनमेंट दो तरह के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फर्ज कर लें ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म का ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये उसका इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आएंगी वाइड रेंज में आएंगी, जो इंटरनल एनवायरनमेंट में आएंगी वो नैरो रेंज में आएंगी, जैसा कि यहां मेंशन किया मैंने, नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस। अब इंटरनल एनवायरनमेंट भी दो तरह का है, एक सेल के बाहर वाला और एक सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट। सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट को आप क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। और सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। अब जो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ही कम वेरिएशन आएंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर में उससे थोड़ी ज्यादा वेरिएशन आती है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अच्छा, तो ऑर्गेनिज्म में ये वेरिएशन कम क्यों आती हैं, कम फ्लक्चुएशंस क्यों आती हैं एज कंपेयर्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? द रीजन इज दैट दे हैव देयर ओन कंट्रोल सिस्टम। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मौजूद होता है? कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर का काम होता है कि बाहर आने वाली चेंज को, स्टिमुलस को रिसीव करना, मैसेज को कंट्रोल सेंटर को देना, और कंट्रोल सेंटर जो है वो मैसेज किसको देता है? इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या करते हैं? वो उस आने वाली चेंज के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। द इनवर्स रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर्स टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसमें चेंज आया कम एक्स्ट्रा सेलुलर, और इंट्रा सेलुलर के पास फिर से अपना कंट्रोल सिस्टम है। इस वजह से सेल जो हैं उनके अंदर और भी ज्यादा कम जो है वो चेंज आए। तो आज हम अपना टॉपिक यहां पर खत्म करते हैं।